हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है। मूल कॉन्सेप्ट का अभी चल रहा है इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चन का मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिससे कि आप समझ पाएँ, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएँ और आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन कर पाएँ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर से ये लिंक है। वहाँ पे आपका नॉर्मलिटी, मोलरिटी आदि से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड इज W, इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी। ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक मतलब क्या? ट्राई बेसिक मतलब क्या है ना? ट्राई बेसिक मतलब क्या? तीन बेस जुड़े होंगे। बेस कितने होंगे? तीन। बेस बोले तो क्षार, बेस बोले तो क्षार, और एसिड बोले तो अम्ल, है ना? और क्षार बोले तो OH, और अम्ल बोले तो H+। ये कुछ जुड़े होंगे। ट्राई बेसिक का एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, H3PO4, H3PO4 क्या होता है? डबल ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH, OH और OH जुड़ जाते हैं तो ट्राइबेसिक हो गया, यानी कि इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। चलिए तो फिर अब हम देखेंगे क्या चीज? इक्विवेलेंट भार, वेट, तुलांकी भार, है ना? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो यहां से ट्राई बेसिक से मुझे क्या मिला? एन फैक्टर इज इक्वल टू 3। बेस की संख्या कितनी है? 3। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना दिया हुआ है? W। एन फैक्टर हो गया 3, एन फैक्टर हो गया 3। तो आपका आंसर W/3, आंसर नंबर 2, W/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है AEM एंड N आर द एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द करेक्ट रिलेशन, है ना? ए जो है आपका एटॉमिक वेट है। ए जो है क्या है? एटॉमिक वेट। कलर चेंज करते हैं ताकि, हाँ, ए क्या है? एटॉमिक वेट रेस्पेक्टिवली है ना? ई जो है इक्विवेलेंट वेट है, एम जो है मॉलिक्यूलर वेट है, और एन जो है वैलेंसी है। तो अभी आपने जाना, यहाँ दो तरह के वेट है, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। जब मैं एटॉमिक वेट की बात करता हूँ, जब मैं एटॉमिक वेट की बात करता हूँ, इसके एटॉमिक वेट, है ना? जब एटॉमिक वेट की बात करता हूँ तो जनरली हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? और जब हम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, तो हम किसके बारे में बात करते हैं? कंपाउंड। किसके बारे में? कंपाउंड। इसको तत्व, है ना? केवल और केवल तत्व, तत्व जो शुद्ध अवस्था में केवल एक है, और कंपाउंड मतलब यौगिक, मिले हुए हैं, है ना? क्या है? मिले हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, कोई कंपाउंड है तब मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि आप अभी जो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला चलता है, आप क्या याद रखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे हम एटॉमिक वेट को भी रख सकते हैं, है ना? तो यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है अपने पास एटॉमिक वेट का है, A/N, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए N इधर चला आएगा, E×N, ठीक है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट वेट के साथ ही अपने पास रिलेशन होता है, ठीक है? तो हम डिस्प्लेस कर सकते हैं एटॉमिक वेट को मॉलिक्यूलर वेट से यहाँ पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, sulfur forms two chloride S2Cl2 and SCl2. The equivalent mass of sulfur in SCl2 is 16.
यानी कि HCl2, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फर H2Cl2। एक्चुअली जान लीजिए इक्विवेलेंट वेट चेंज होते रहता है, तो जनरली दूसरे से कोई मतलब होता नहीं है। आपको बोला क्या है H2Cl2, चेक करने के लिए आप निकाल सकते हैं कि HCl2 का क्या है -2, तो ये +2 आ जाएगा। तो सल्फर का HCl2 में सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, सल्फर का एक मॉलिक्यूल है। एक एटम सल्फर के वेट कितना होता है 32, कितना होता है 32। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर 32 अपॉन n फैक्टर 2, 16 तो है ये। हमको पूछा गया H2Cl2 का, इसका H2Cl2 का। तो अपन जब H2Cl2 की बात करता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और ये +2, दो सल्फर पे +2 यानी कि सिंगल पे +1, दो सल्फर पे +2 तो सिंगल पे +1। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा 32 अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर के लिए यहाँ से क्या निकला n फैक्टर ऑफ s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सिंगल पे। तो 32 अपॉन 1 यानी कि 32, आपका आंसर 3 होता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यदि SO2 में S का तुल्यांकी भार 8 है, देखा जाए SO2 में है तो रहता ही है, इसको करने का कोई खास लॉजिक नहीं है, जो पूछा है उसी पे आप ज्यादा डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। चलिए SO3 पे आते हैं। SO3 में एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, 3 ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा -6 और यहाँ पे +6, यानी कि इसका n फैक्टर ऑफ सल्फर जो निकल के आया क्या निकल के आ गया 6। n फैक्टर ऑफ सल्फर क्या निकल के आ गया 6। तो चलिए इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा E बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर आपको पता है। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल का, सल्फर का एक मॉलिक्यूल का नहीं, सल्फर का एक एटम का वेट कितना होता है 32 अपॉन n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से काटेंगे 16 अपॉन 3, 2 3 6 16 गुना 32, आपका आंसर 65 का 1 होते हुए 8 गुना 2/3। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना इजी है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है इस वजह से इजी है, अब आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अभी आपने देखा कि तुल्यांकी भार चेंज होता है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनीय नहीं है, तो संयोजकता तो फिक्स होता है। तुल्यांकी भार कौन सा संयोजकता फिक्स थोड़ी होगा। अभी ना देखे कि एक पे आया था +1 सल्फर पे और एक पे +6, तो ये तो परिवर्तनीय है। तुल्यांकी भार चूंकि संयोजकता चेंज होगा तो तुल्यांकी भार भी चेंज हो जाएगा। परमाणु भार चेंज नहीं होता है, एक एटम का भार कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होता है, इसीलिए तो आप याद करते हैं, है ना। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32। ठीक है, वेरी गुड। आपको जैसे ये सीरीज समाप्त होगा नीट के PYQs भी लाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का, उसका डेफिनेटली मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आपका कॉन्सेप्शनल प्रैक्टिस आपके लिए कितना फायदेमंद होता है। तो आप क्योंकि आपका गोल है मेडिकल यानी कि डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई डॉक्टर बन गए और 5 साल वो कोई प्रैक्टिस नहीं किए, यानी कि कोई मरीज के लिए कुछ उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो धीरे धीरे वो सब भूल जाते हैं, है ना। तो बस नीट भी आपसे वही चीज़ निकालना चाहता है कि आप कितने एकदम कंटिन्यू माने कॉन्स्टिट्यूट होकर कितने आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका करियर है मेडिकल के तरफ जो बनाना चाहते हैं आप, उसमें होता क्या है डेडिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हाथों में प्रत्येक दिन वैसे लोग आएंगे जो जीवन और मौत से खेल रहे होंगे और आप उस खतरों का खिलाड़ी बनिएगा।
तो आपका डिसिप्लिनरियन होना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट वे में आप लगातार लगे रहिए। एक पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मतलब मोल निम्न में उपस्थित होगा। ऑक्सीजन की बात किया है, तो 1 मोल तुल्यांकी भार की ग्राम तुल्यांक, तो 1 मोल ऑफ ग्राम तुल्यांक क्या होता है? 1 ग्राम मतलब क्या है? आपको बोले थे ग्राम इक्विवेलेंट रहे तो आप क्या कंसीडर करिएगा, ग्राम अणु रहे तो क्या करिएगा, है ना। तो 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु, इसका अर्थ होता है मोल। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अणु, 1 ग्राम ऑक्सीजन अणु का तुल्यांक क्या होगा? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन अणु, कौन अणु? ऑक्सीजन अणु। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर चीज लिख के नहीं देगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन के अणु है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन अणु यानी कि 1 मोल, है ना। 1 ग्राम अणु कहने का अर्थ क्या होता है? मोल। आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया पहले, मोल बेस्ड क्वेश्चन में। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हम लिखते हैं 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम। तो बोला है ग्राम तुल्यांक मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू 16 अपॉन ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर कितना होता है? 2, है ना। फिर से लिखिए, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर आप लिख सकते हैं 16 अपॉन 2 यानी कि 8 ग्राम। इनमें से कौन 8 ग्राम के बारे में है? 8 ग्राम इनमें से कौन है, जल्दी से बताइए। देखिए, इसको आप 1/4 मोल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को जब चेक करें तो 1/4 मोल ऑफ 32 यानी कि यही हो गया आपका 8 ग्राम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 पार्टिकल उसमें दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया है। मुझे बोला था कि इनमें से कौन इसके बराबर होगा, ये पता कर दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले एक, चूंकि कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, जब ए बी से रिएक्शन करके सी और डी बनाता है, तो इसका अर्थ है ए का ग्राम तुल्यांक, ए का ग्राम तुल्यांक बराबर बी का ग्राम तुल्यांक, ठीक है, बराबर सी का ग्राम तुल्यांक बराबर डी का ग्राम तुल्यांक, डी का ग्राम तुल्यांक, डी का ग्राम तुल्यांक, है ना। तो ये होता है इसका। तो असली आपको यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड है एक्स बी वाई में, तो ये ग्राम तुल्यांक के एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है और आप डायरेक्ट इसको हिट कर सकते हैं। ए के तुल्यांक बराबर बी के तुल्यांक बराबर ए एक्स बी वाई के तुल्यांक, क्योंकि तुल्यांक इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, मोल्स बराबर नहीं होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि मोल्स बराबर हो। चलिए, 0.45 ग्राम अम्ल पूर्णतया 0.5 नॉर्मल NaOH 20 ml द्वारा उदासीन है, तो अम्ल की क्षारकता है, तो अम्ल की क्षारकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एक्चुअली ये नॉर्मलता से जो रिलेट करके दिया है ना, ये बिलियन का क्वेश्चन होना चाहिए। खैर यहाँ आया है, क्योंकि होता है मोल कॉन्सेप्ट में कई बार रिलेट करके देता है। तो आप जानिए नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार अब बटे तुल्यांकी भार, बटे में क्या आएगा? तुल्यांकी भार, हाँ, और बिलियन का आयतन गुने बिलियन का आयतन,
कौन सी में, लीटर में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नॉर्मलिटी 0.5 n जो है, तो नॉर्मलिटी n का वैल्यू जो है आपका दे दिया गया है। ठीक है, इसका सिंबल अगर लिखें तो इसको हम लोग WB बोलते हैं, इसको हम लोग E बोलते हैं, उसको V बोलते हैं और इसको N बोलते हैं। यानी शॉर्ट फॉर्मेट में बात किया जाए तो N इज इक्वल टू WB अपॉन E इंटू V लीटर में, V लीटर में। चलिए धड़ाम से धड़ाक से धड़ाम धड़ाक करते रहिए। WB कितना दिया है, 0.45 ग्राम। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका 90 ग्राम दिया हुआ है। N का वैल्यू जो है 0.5 है, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम जो है आपका ml में है, 20 ml। ठीक है, 20 ml। मुझे करना क्या है, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, सॉरी अम्ल की क्षारकता चाहिए। तो अम्ल की क्षारकता के लिए यहां से देखिए एक और फॉर्मूला लग जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। और अम्ल की क्षारकता बोले तो n फैक्टर ही पूछा गया है ना। अम्ल की क्षारकता यानी कि क्या पूछा है, n फैक्टर, है ना, n फैक्टर। तो चलिए E के जगह पे पुट करते हैं। तुल्यांकी भार दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो n फैक्टर पूछा है ना आपसे, तो n फैक्टर के लिए नॉर्मलिटी दिया है ना। पहले चलिए n इज इक्वल टू WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, MW, n फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो n फैक्टर इनटू वॉल्यूम लीटर में, सब मिला के आप देखिए मुझे चाहिए क्या, n फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, n फैक्टर चाहिए। तो n फैक्टर के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं n फैक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर भेजिए, नॉर्मलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम जो होगा लीटर में रखना है अपॉन WB ग्राम में। चलिए ठीक है, नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 0.5, मोलर मास 90, 20 ml है, इसको 1000 से भागा दे के आप क्या कर सकते हैं, लीटर में चेंज कर सकते हैं। चलिए WB क्या है, 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम। ठीक है, 1 दशमलव यहाँ से 1 दशमलव यहाँ से उड़ाइए, कैंसिल आउट, एक एक मैनेज कर लेगा और यहाँ 10 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 45 9 5 45 दूना 90, 45 दूना 90, तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 45, 5 से 5 कैंसिल, 2 बच गया। तो n फैक्टर आपका क्या आ गया, 2। n फैक्टर क्या आ गया, 2। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसको आप विशेष रूप से क्लास 12 के बिलियन चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मलता बराबर होता है विलय के अनुभार, विलय का भार इंटू तुल्यांकी भार गुने विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ से नॉर्मलिटी के लिए WB, विलय का भार को WB, तुल्यांकी भार को के लिए अब विलयन का आयतन के लिए VL लीटर में रखते हैं। नॉर्मलिटी के लिए यहाँ डिस्प्लेस किया, चूंकि मुझे n फैक्टर चाहिए और तुल्यांकी भार दिया नहीं था तो उसके टर्म में आ गया, है ना। उसके बाद सब इसका वैल्यू रखे, वैल्यू को आप खुद से भी रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर कीजिए। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.5 ग्राम क्षार पूर्णतया 0.2 नॉर्मल अम्ल के 100 ml विलयन को उदासीन कर देता है, तो क्षार का तुल्यांकी भार है। ये भी क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि नॉर्मलिटी बराबर WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, डेटा कलेक्ट कीजिए। नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू क्या है, 0.5 ग्राम,
सॉरी डब्ल्यू बी है, क्या है डब्ल्यू बी विलय का भार, एन का वैल्यू 0.2, वॉल्यूम है आपका 100 ml, क्षार का तुल्यांकी भार है, क्षार का तुल्यांकी भार है पूछा गया है। तो डेटा तो काफी कम लग रहे हैं, मे बी इक्वलेंट वेट निकालना है तो ई को इधर भेज लेते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एन इंटू वॉल्यूम लीटर में रख लेंगे, इक्वलेंट वेट बराबर डब्ल्यू बी अपना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.2 और इस 100 ml है नीचे, तो आप इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे सकते हैं। तो चूंकि नीचे था तो भागा पड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, दशमलव से दशमलव को खेल हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 पचे 10, 5 पचे 25, तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 25 ग्राम, तुल्यांकी भार कितना ग्राम 25 ग्राम। चलिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यही नॉर्मलिटी बेस्ड पर क्वेश्चन फिर से आ गया, नॉर्मलिटी बेस्ड पर क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसको समझते हैं क्या है। फिर से नॉर्मलिटी बराबर डब्ल्यू बी विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुने हाँ वॉल्यूम, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। एक अम्ल के 0.126 ग्राम के पूर्णवासी करने के लिए 0.1 नॉर्मल NaOH के 20 ml की आवश्यकता पड़ती है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार है। सेम क्वेश्चन है, चूंकि नॉर्मलिटी दिया हुआ है, डेटा कलेक्ट करें, नॉर्मलिटी बराबर 0.1, डब्ल्यू बी 0.126, वॉल्यूम 20 ml, वॉल्यूम 20 अम्ल का तुल्यांकी भार पूछा है, तो ई बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चूंकि इतने बार बना लिए, डब्ल्यू बी अपॉन नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम लीटर में, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर डब्ल्यू बी 0.126, नॉर्मलिटी 0.1, वॉल्यूम 20 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे 1000 से भाग लग जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे 1000 से भाग दे दीजिए, 3 जीरो का नीचे आ गया, एक ये दशमलव ऊपर चला जाएगा 10, 1000 से 1000 कैंसिल, 0 से 10 कैंसिल, 126/2, 126/2 बोले तो 63 ग्राम, 126/2 63 ग्राम, इक्वलेंट वेट क्या आ जाएगा 63। यदि आप वाकई में खूब प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, यदि वाकई में आप सवाल को खूब प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो देखिए कितना फास्टली मैं यहाँ पर डेटा कलेक्ट इसलिए कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, है ना। और नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट डेटा रखने होते हैं और आपको ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में होता है और डायरेक्ट आप ये कैलकुलेशन करते हैं और फाइनल आंसर टिक करते हैं, और ये होता है केवल और केवल 40 से 50 सेकंड में, ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वैसे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर आता है तो कुछ क्वेश्चन तो 12 सेकंड 15 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। ये स्पीड रखने पड़ेंगे एक्यूरेसी के साथ, तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिल जाता है, हाँ मेहनत करने से। ओके, 2 ग्राम क्षार जिसका तुल्यांक भार 40 है, 2 ग्राम ए बेस whose equivalent weight in 40 react with 3 gram of an acid, the equivalent weight of the acid is, ठीक है। 2 ग्राम क्षार है जिसका तुल्यांकी भार 40 है, 3 ग्राम अम्ल से क्रिया करता है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार होगा, तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार से कैलकुलेट करते हैं क्या होना है। आप इसको जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे मैं एक पहले हम लोग लेते हैं, अम्ल है और क्षार है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अम्ल है 2 ग्राम क्षार, क्षार है NaOH ले लेते हैं और प्लस एक अम्ल Cl ले लेते हैं, ऑब्वियस बात है कि एक NaCl बनेगा, क्या बनेगा NaCl, और दूसरा H2O बनेगा,
ठीक है। आप जानते हैं इतना ग्राम से क्रिया करके अम्ल का तुलन, ठीक है। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार, अम्ल अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। यहां से हम लोगों ने देखा कि सोडियम विस्थापन धातु क्या हुआ है, विस्थापित हो गया है, यहाँ पे आ गया है, मैंने OH का विस्थापन हुआ है। तो ये धातु विस्थापन विधि का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहचानने में थोड़ा सा मेरे भी 2 सेकंड का टाइम लगा, क्या कि इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो इसे आया आइडिया कि यहाँ धातु विस्थापन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है तो क्षार जो बने होंगे तो धातु के साथ ही तो होंगे, है ना। जनरली इस तरह का थॉट्स के साथ आगे बढ़ा गया। तो इस तरह का शॉर्ट थॉट्स जो है M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2 होता है, ठीक है। तो M1/E2 E1/E2 है, E1/E2 है। तो अगर 1 वाला को हम बेस मानते हैं और 2 वाला को हम क्या मानते हैं, 2 वाला को हम क्या मानते हैं, एसिड मानते हैं। तो कुल मिला के मुझे E2 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, E2। तो चलिए E2 बराबर इधर चला गया E1 इंटू M2/M1, ठीक है। तो हमने देखो 2 को अम्ल कहा है, 2 को क्या कहा, अम्ल, और 1 को क्या कहा है, क्षार। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। तो E1 जो दिया हुआ है क्षार के लिए 40 है, E2 पूछा गया है। तो E2 बराबर 40 गुने M2, M2 कितना है, M2 अम्ल के लिए 3 ग्राम, 3 ग्राम अपॉन M1 2 ग्राम। तो यहाँ से कैंसिल होगा 20, 20 दिया 60, इसका इक्विवेलेंट वेट जो आ जाएगा 60 होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट 60। ओके, तो कुल मिला के प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Equivalent weight of divalent metal is 24. The volume of hydrogen liberated at STP by 12 gram of the same metal when added to excess on acid solution, an acid solution। क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड मतलब कितना हाइड्रोजन बनेगा, हाँ कितना हाइड्रोजन बनेगा, कितना हाइड्रोजन बनेगा। चलिए तो देखा जाए, क्वेश्चन है एक द्विसंयोजी धातु, द्विसंयोजी बोले तो n फैक्टर इज इक्वल टू 2, क्या है, डाइवेलेंट, क्या है, डाइवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट जो है मेरे भाई दिया हुआ है 24, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा क्या, E इंटू एन फैक्टर से 24 गुना 48 ग्राम, कितना ग्राम, 24 गुना 48 ग्राम। हाँ तो अब अभी थोड़ा सा उधर एक, खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या है, ए इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू 48 ग्राम। देखते हैं एसटीपी पर हम इस धातु के 12 ग्राम जब एक अम्लीय विलयन की अधिकता में मिलाते हैं तो मुक्त हुई हाइड्रोजन है, मुक्त हुई हाइड्रोजन है। हाँ धातु जब है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं पहले, धातु प्लस अम्ल अभिक्रिया करेगा तो ये तो लवण बनाएगा, और धातु है इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस का आयतन पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक कोई रिएक्शन ही लिख लेते हैं, एक Na ले लेते हैं समझने के लिए, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। आप कैल्शियम धातु ले लीजिए, Na भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, CaCl2 प्लस
H2। ये इस तरह से अगर Na लेते हैं तो क्या हुआ, देखिए Na लेंगे और HCl करेंगे तो NaCl तो बना लेगा, NaCl तो बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको 2Na लगाने पड़ेंगे, ठीक है, बैलेंस करने में। इस तरह से रिएक्शन होते हैं धातु और अम्ल का। तो एवरी टाइम्स आपका क्या निकलता है, H2 ही निकलता है, ठीक है। तो बोला था हमने यहाँ कैल्शियम क्यों लिया, क्योंकि द्विसंयोजी धातु के बारे में बात किया गया था। किसके, द्विसंयोजी धातु के बारे में बात हो रही थी, तो हमने यहाँ कैल्शियम का चूज किया। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये सिंगल वैलेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि द्विसंयोजी धातु, जब जितना मोल द्विसंयोजी धातु है और यहाँ पर बोला था अम्लीय विलयन की अधिकता में, यानी Lr कौन होगा, Lr कैल धातु ही बनेगा। एक मोल ये है तो एक मोल हाइड्रोजन बन रहा है, एक मोल कैल्शियम है तो एक मोल हाइड्रोजन बनता है, यानी कि धातु के 12 ग्राम दिए हैं तो मोल्स की जरूरत है। तो मोल्स के लिए आप क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 12 ग्राम है, गिवन मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास आप निकाल चुके हैं 48 ग्राम, 12 अपॉन 48 यानी कि 1.4 मोल है। तो इसका 1 मोल तो उसका भी 1 मोल, तो हाइड्रोजन गैस का 1/4 मोल, मतलब यहाँ पर चलिए 1 मोल इज इक्वल टू, आप जानते हैं गैस में कितना होता है 22.4 लीटर, समझ गए। तो 1/4 मोल में कितना होगा मेरे चला जी, 1/4 इंटू 22.4 काटेंगे 5.6 लीटर बनेगा, 5.6 लीटर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया तो बात करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब था, समझ के आधार पर था, समझते जाइए और करते जाइए। Lr को आप जानते होंगे मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ये हो गया ना, हाँ हो गया। 73 है, 73 में क्या कर रहा है, 0.84 ग्राम धातु कार्बोनेट पूर्णतया N2H2SO4 के क्रिया के धातु का, ये तो पुराना क्वेश्चन वही आ गया। क्या है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट बराबर WB अपॉन नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे या कर दें, चलिए कर देते हैं, लेकिन समझिए कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, है ना। 0.84 गिवन मास, नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा N/2 यानी 0.5, N/2 बोले तो 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 40 ml, 40 नीचे 1000 ऊपर, क्योंकि लीटर में रखने हैं, ml में वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं। सर जी जवान फिसल जाता है, कोई इशू नहीं दोस्त, तुम संभाल लेना, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 3 3, चलिए 5 दूना 10, 2 दूना 4, 42 दूना 84, 42 ग्राम धातु कार्बोनेट का तुल्यांक के भार कितना हो जाएगा 42 ग्राम, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे इक्विवेलेंट बेस्ड पर क्वेश्चन कितने इजीली हैंडल होते हैं। 74 तक हम लोग पहुंच गए हैं, इसमें आपको मिलेंगे 70 62 और प्लस 76 तक मिलेगा 15 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट लेक्चर और इसी 15 क्वेश्चन के सीरीज में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 70 ग्राम एक धातु है 8.8 ग्राम ब्रोमीन से संयुक्त होकर धातु के तुल्यांकी भार लगभग पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है। तो अब देखिए 1 ग्राम धातु यानी कि धातु के लिए हमने 1 यूज किया है, और 8.8 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए हमने 2 यूज किया है। तो धातु का तुल्यांकी भार लगभग होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए E1 बराबर हम क्या लिखेंगे, धातु का पूछा गया ना, तो E1 पूछा गया,
यानी कि W1/W2 इंटू E2 के बारे में बात की जा रही है। तो E2 बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, जैसे तुल्यांक के भार बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80 है ना, MW मतलब कि दूसरा बोले तो ब्रोमीन का परमाणु भार 80 और संयोजकता 1 होता है, तो इसका 80 हो गया। हमने E2 हम 80 रखेंगे। W1 कितना दिया 1 ग्राम, W2 8.89 ग्राम इंटू E2 आया 80 ग्राम। ये लगभग 8 9 72 9 बार में लगभग कटेगा, 8 पॉइंट समथिंग कटेगा है ना, 9 बार ले लेते हैं और इसका हो जाएगा क्या जी। तो ये आपको एक ये वाला है W1/W2 = E1/E2 जो कि हैलोजन में काम करता है, और एक मेटल में काम करने के लिए, हालांकि मेटल धातु विस्थापन विधि में ही काम करेगा। ये धातु विस्थापन विधि में W1/W2 = E1/E2 से आप काम बना ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा है ना, फिर आपको नेक्स्ट 15 जल्दी ही आपको डिलीवर करेंगे। कह रहा है H3PO4 ए ट्राइबेसिक एसिड, यानी कि इसका एन फैक्टर का जो वैल्यू है, एन फैक्टर कितना है 3, and one of its salts is NaH2PO4. What volume of 1 molar NaOH solution? क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, what volume of 1 molar NaOH solution should be added to 12 gram NaH2PO4 to convert into Na3PO4? अच्छा, फास्फोरस के लिए 31 यूज करने बोल रहा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि एक है आपका NaOH है, इसमें H3 ट्राइबेसिक एसिड 1 salts NaH2PO4 and one of its salts इतना। What volume of NaOH solution should be added? 12 gram of NaH2PO4 convert into, चलिए ठीक है, NaOH है और NaH2PO4 मिलकर एक लवण, H3PO4 एक त्रिक्षारीय अम्ल है, तो ये त्रिक्षारीय अम्ल होता है, इसी का एक लवण है NaH2PO4। तो ऐसा है कि ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, इसका एक लवण है, ये ऐसा बस डेटा है, होता है, ठीक है, उसका एक लवण होता है, वो रिएक्शन डायरेक्ट करेगा नहीं। बना क्या रहा है NH3PO4 बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन लिखें, तो Na3PO4 यानी PO4 का एक मॉलिक्यूल Na का 3, तो इधर 3Na कर लेंगे। 3Na किए तो H2 और 3, 2 H2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 तो 5, तो प्लस अगर लिखे हम यहाँ पे कितना 2H2, देखते हैं बैलेंस करके है ना, NaH2PO4 है, अब बन रहा है क्या Na3PO4। ठीक है, तो गौर फरमाइए Na3 हो गया 3Na और इधर Na, सॉरी, तो इधर आप 2Na ही लगाइए। ठीक है, 2Na लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे 2 2 2 1 3 हो गया, PO4 हो गया, H2 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस्ड है। तो रिएक्शन इस तरह से आप बैलेंस्ड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आसान है। अब क्या रहा है आपको क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 मोलर NaOH विलयन का कितना आयतन 12 ग्राम NaH2PO4 में मिलाया जाए। तो सबसे पहले आप सबका मोलर वेट फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन NaOH, 23 16 40 हो जाएगा। ये कैसे, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और एक कितना 40 ग्राम 1 मोल में। NaH2PO4 का निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ लिख देते हैं
molecular weight of NaOH is equal to हाई और molecular weight of हाउ, मतलब क्या, NaH2PO4, ठीक है। Na के लिए 23 प्लस 2 प्लस 31 लिखा था मेरे दोस्त, 31 लिखा हुआ है, प्लस 16 चौका 64, 64 एक 65 30 95 95 95 2 95 2 97 97 3 97 3 120 120 ग्राम। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपसे पूछा गया है कि NaOH 1 मोलर NaOH विलयन का कितना आयतन 12 ग्राम के साथ, यानी कि ये खत्म हो जाना चाहिए क्या, ये वाला जो आपका है रिएक्शन में ये 12 ग्राम ही दिया है, यानी कि ये LR है। चलिए पकड़ते हैं पहले, 2 मोल है ये, यानी कि 1 मोल में 40 ग्राम, इसके 40 ग्राम लगते हैं, सॉरी इसके 2 मोल यानी कि 80 ग्राम, इसके 80 ग्राम लगते हैं, तो इसके 120 ग्राम खर्च होते हैं, ठीक है। तो जब इसका 12 ग्राम दिया है, इसका कितने ग्राम दिया है 12 ग्राम, तो इसका कितना खपत होगा, इसका 8 ग्राम खपत होगा, है ना, क्योंकि 10 से भाग दे दिया। जब इसका 80 ग्राम तो इसका 120 ग्राम, अगर इसका 12 ग्राम दिया तो इसका कितना खपत होगा 8 ग्राम। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 1 मोलर NaOH में 1 मोलर NaOH का कितना आयतन लिया जाए मेरे साथी कि उसमें 8 ग्राम NaOH आ जाना चाहिए। चलिए हम यहां से देखते हैं 1 मोलर का अर्थ क्या है। 1 मोलर इज इक्वल टू 1 मोल अपन 1 लीटर, मोल पर लीटर इसका मात्रक होता है ना, तो 1 मोल में मतलब कितना ग्राम 40 ग्राम, NaOH का 1 मोल में कितना ग्राम, 1 मोल ऑफ NaOH लिख ले यहाँ पे, कितना ग्राम होगा अपॉन में लीटर, 40 ग्राम अपॉन 1000। तो यहां से मैं समझ पा रहा हूं कि 40 ग्राम के लिए आपको 1000 ml लेने होंगे, कितने ml 1000 ml लेने होंगे, 1000 ml। तो 1 ग्राम के लिए मेरे साथी 1000 अपॉन 4 ml होगा। तो 8 ग्राम के लिए कितने वॉल्यूम चाहिए, 1000 अपॉन 4 इंटू 8 ml चाहिए। इसको कटेंगे इससे 4 दूना 8, सॉरी यहाँ 40 है, ठीक है 40 ग्राम में था ना 40, तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 दूना 200 ml। तो NaOH के कितने ml चाहिए 200 ml चाहिए, NaOH के कितने ml 200 ml चाहिए। तो सेशन कैसा लगा, अगर धमाकेदार लगा तो दबा के लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट लाते रहूंगा, और नीट हो या जेई हो किसी का भी एक सवाल छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बने रहने के लिए।